अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तवज्जो यानी अटेंशन पे। मैं हूँ रमला हुब्बुल्लाह, इको फेमिनिन टीचर पाकिस्तान हिमालयाज़ में, जिसको आप कह सकते हैं उमूर बातिनी और नामियाती, जिसको माहौलियात भी कहते हैं मगर नामियात बेहतर लफ्ज़ है। आज लिखते-लिखते मेरे ज़हन में आ गया। तारीख़ है दिसंबर की 15, तारीख़ 2025 और तारीख़ मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पता हो कि किस दिन ये लिखा गया और उससे पहले क्या पढ़ाया और उसके बाद, क्योंकि मेरी तालीम भी जो है वो इर्तिक़ा करती रहती है। और ये हो गए हमारे एड्रेसेस। तो तवज्जो और अटेंशन पे बात होती है। तवज्जो को मैं कहूँगी कि ये है जिस एक चीज़ जो तामीरी इकाई है दुनिया की, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है। आप जो भी चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आपने उसको तवज्जो देनी है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे आप कोई खाना पका रहे हों, चाहे आप बच्चों को पढ़ा रहे हों। सर्दी का मौसम है, बाय द वे लाइट गई हुई है, इसलिए थोड़ा-सा स्क्रीन पे अंधेरा छाया हुआ है, जिसको मैं फ़िल्टर लगा के थोड़ा बेहतर करूँगी और आपको मेरी और मेरे घरवालों के खाँसने की आवाज़ें आती रहेंगी, क्योंकि बहुत शदीद सर्दी हो रही है और तबीयत हमारी ख़राब है, बुखार हो रहा है। बहरहाल मेरे ज़हन में बहुत सारे मौज़ूआत आते रहते हैं, जो कि मैं इतनी तेज़ी से रिकॉर्ड नहीं कर पाती जितना मुझे करना चाहिए, तो मैंने सोचा आज शुरू हो जाए। तवज्जो तामीरी इकाई। आज जब मैं बोर्ड की तरफ आ रही थी कि किस मौज़ू पे बात करें, तो 3-4 मौज़ूआत मेरे ज़हन में आए और मैं एक मौज़ू है जिस पे बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ आजकल, और हमारे पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काफ़ी बहस और तबादला हो रहा है। पेरेंटिंग यानी अ, वालदैनियत कह लें। या जिसको कहेंगे कि एल्डरहुड, बड़ा होना, ठीक है? बड़ा से पाकिस्तान में बड़ा इस पे मुआशरे की या घर की तरतीब कैसे हो, इसके ऊपर काफ़ी लेह-देह होती रहती है और मैं बड़ी हूँ अपने बहन-भाइयों में, और इस हवाले से मुझ में जो बड़ों की कुछ अच्छाइयाँ हैं वो हैं, और जो कुछ ख़ामियाँ, कमियाँ जो छोटों को महसूस होती हैं तो वो भी होंगी। कभी-कभार छोटे फीडबैक देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस मौज़ू पर बात करते हैं, और उसमें एक बहुत सारे टॉपिक से बात होगी, जिसमें एक चीज़ है तवज्जो, तामीरी इकाई। अगर आपने किसी चीज़ को बनाना होता है तो सबसे पहले उसको तवज्जो देनी पड़ती है, ठीक है? और तवज्जो जो है वो उसमें आपने ऐसी देनी है जिससे वो बने, वो बिल्ड हो, और वो सुकून से, और वो प्यार महसूस करे, और वो अपने अंदर गरमाइश महसूस करे, और वो ऐसा महसूस करे कि उसको कुछ मिल रहा है। तो तवज्जो 2 तरह की होती है। अगर मैं आइज़ बनाती हूँ कि भई ये तवज्जो है आपकी, ठीक है? तवज्जो 2 तरह की होती है। एक आप किसी को देते हैं, या आपके सामने कोई पर्सन है, या आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है जी? या आप कोई घर बना रहे हैं, एनीथिंग बिल्डिंग, आप कोई भी चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, या आप कोई अ, गुफ्तगू आप बिल्ड कर रहे हैं, जिसको मैं फेस से रिप्रेज़ेंट कर लेती हूँ। आप कोई बात कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई भी आर्गुमेंट कर रहे हैं, कोई सॉलिड या नॉन सॉलिड चीज़ आप बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने उसको तवज्जो देनी है। उसकी साख़्त क्या है? उसकी साख़्त क्या है, और उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है? ये है तामीरी नौइयत की तवज्जो। तवज्जो को आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई ब्रिक्स हो। बिल्डिंग ब्लॉक जब हमने कहा, ये बिल्डिंग ब्रिक्स है, तो आपने जिस तरह एक घर आप बनाते हैं, तो आप उसमें ईंटें जो हैं, आप ये ब्रिक्स जो ब्लॉक्स हैं, उसको देंगे। जब तक आप देंगे नहीं, तो ये घर बिल्ड नहीं होगा। जब आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स दे देंगे, ये बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें सुकून से रह सकते हैं। सुकून बाद में, ठीक है? तामीर पहले। मैं बड़ी छोटा-सा कुलियर सिखाना चाह रही हूँ, आज मैं बहुत सारी बातें करना चाह रही हूँ, तो छोटा-सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। इस तरह अगर आपने खाना खाना है, पहले आपको उसके अज़्ज़ा जमा करने पड़ेंगे, उसको पकाना पड़ेगा। वो पक जाएगा, आप चेक करेंगे पक गया है, थोड़ा उसको आप ठंडा करेंगे, सेटिंग करके रखेंगे, बाउल में निकालेंगे, किसी भी चिंगेर वगैरह जो भी मैं जिस नोयत का खाना खा रहे हैं, सेटिंग से बैठेंगे आराम से, फिर आप खाएँगे, ठीक है? फिर आपको खाना मिलेगा। बच्चे की जब आप तामीर कर रहे हैं, तो अब मैं आपको एज़ अ बड़ा एडल्ट की तौर पे ट्रीट करूँगी ना। अच्छा, ये जो आँखें जो हमने दिखाई हैं, ये एक एडल्ट की, एक बड़े की आँखें हैं। बड़े और छोटे की आँखें में क्या फ़र्क है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप वालिदैन हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे पॉलिसी साज़ हैं। उसूल यही बुनियादी हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर इनपुट करना है, ठीक है? आप इसके अंदर इनपुट करेंगे तो उसकी शख्सियत तामीर होना शुरू हो जाएगी। इसका सेहत तामीर होगी, इसका दिमाग तामीर होगा, इसकी स्पीच जो है, इसको अल्फ़ाज़ आएँगे, ठीक है?
اس کے بعد تبھی تھوڑا سیٹل ہو جائے پھر آپ اس سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ ریٹن وربل ٹیسٹ اسکول میں ہو گئے. لیکن زندگی جو ہے وہ اسکول کے اندر کسی تعلیمی یا اکیڈمک ماحول میں ہی صرف نہیں گزرتی، لائف پریکٹیکل ہوتی ہے. آپ نے بہترین تعلیمی طریقے جو آج کل نکل رہے ہیں وہ ہے پریکٹیکل کروانا ان سے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکل بھی میں اسکول کے پریکٹیکل یا کالج کے پریکٹیکل کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو کہ خود ایک لیبارٹری ٹیسٹ ٹائپ کی چیز ہوتا ہے. لیبارٹری ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کنڈیشن لمیٹڈ ہے، اس میں آپ نے کچھ ٹائم دیا ہوا ہے، مختصر سی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے اور وہ رائٹ چیزیں ہوتی ہیں، جلدی دیا فارغ ہو گئے. زندگی کی لیبارٹری میں آپ نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے ان کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھنا ہے، آپ کوئی چیز سکھاتے ہیں، پہلے اس کو ان پٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ پکا ہو جاتا ہے پہلے اس کو پکا بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا پریکٹس کراتے ہیں اور اسی میں اس کا ٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اب یہ ایک کریٹیوٹی سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ گھر بناتے ہیں پہلے آپ اس کے پورا ایک سانچہ بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، اس کا اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، اس میں برکس شکس سیمنٹ لکڑی وائرنگ جو بھی جاتا ہے پھر آپ وہ ڈالیں گے، پھر وہ تھوڑا ریسٹ کرے گا، تھوڑی دیر وہ سوکھے گا، مضبوط ہوگا، اس کے بعد آپ اس کی فنیشنگ وغیرہ کر کے اس میں سیٹل ہوں گے. اس سے پہلے آپ نہیں ہو سکتے. اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، کوئی آپ کو وہ فیڈ بیک دینے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنے رویے سے، اپنے ٹوٹ پھوٹ سے، اپنے ڈیمیج سے بتائے گا کہ بھئی ابھی ہم پکا نہیں ہوئے، اور آپ اس میں سکون نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ کو اس سے کوئی فیڈ بیک مل رہا ہے، کہیں سے پانی رس رہا ہے، کہیں ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے، کہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی سیمنٹ بیٹھ رہا ہے، کہ نیچے سے گر رہا ہے اور فنیشنگ نہیں ہوئی، دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، پینٹ نہیں ہوا، تو یہ سارا فیڈ بیک ہے کہ اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی. اس طرح اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پوری توجہ سے آپ نے جو موقع محل کی مناسبت سے جو انفارمیشن دینی ہے آپ وہ دیں گے. دوسرے سے پوچھ بھی لیں گے، آپ کو سمجھ آیا، کنفرم، چیک، اوکے. یہ بات فیڈ بیک لوپ بھی اس کو کہیں گے نا، اس کو کہیں گے ہم ایک آپ نے کیے ان پٹ اور پھر آپ کو ملا فیڈ بیک. فیڈ بیک تو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں کہ وربل فیڈ بیک، ہاں جی کوئی ریویو یا آپ کو بتا دیا جی بہت اچھا ہوا. فیڈ بیک صرف اس کو نہیں کہتے، فیڈ بیک کا مطلب ہوتا ہے واپس حاصل ہونا کوئی چیز. ٹھیک ہے، جس کو ٹیکنیکلی ہم فیڈ بیک لوپ کہیں گے، اس میں کہ آپ کو ریزلٹس ملیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ نے کوئی کاشت کی اور آپ کو کھیتی ملنی چاہیے، چاہے وہ آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں اس کو آپ کو رزلٹ چاہیے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھا لکھا بچہ چاہیے، گھر بنا رہے ہیں اور آپ کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے، کھانا بنا رہے ہیں اور آپ کو کھانا چاہیے، تو وہ فیڈ بیک لوپ اور رزلٹ آپ کو ملے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں ڈائریکٹلی کوئی فیڈ بیک نہیں مل رہا ہوتا، لیکن وہ معاشرے کو مل رہا ہوتا ہے، یا بس وہ ہم دوسروں کو دینے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے سسٹم میں جو اوور آل کوئی سسٹم ہے دنیا کا اس میں چلا جاتا ہے. اس میں پھر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو چیز ہم نے پوری توجہ اور پورے اخلاص سے دی. اخلاص کا بھی اپنا مطلب، اخلاص کا لفظ آپ یاد رکھیں. میری ٹیچنگ میں آپ کو الفاظ کے پراپر معنی بتائے جائیں گے تاکہ آپ ان کو لایعنی طور پہ یا ادھر ادھر غلط مرت کر کے استعمال نہ کریں، بلکہ جو بالکل سوری ہیٹر نہیں ہے، سردی ہو رہی ہے اور میرے گھر والوں کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں اور ہم باہر چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کم از کم بلینکٹ ہے اور ایک کمرہ ہے، جو کہ ہمارے پاس اور مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اللہ کے کو فراہم ہو. تو چلے ہم چلتے ہیں اخلاص. میں آپ کو الفاظ کے ایگزیکٹ معنی بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے استعمال کریں جو کہ اس کا معنی ہے، اور آپ کو اس کا رزلٹ ملے. جب آپ الفاظ کو ان کے درست معنی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی توجہ کی یا اٹینشن کی انکوڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. انکوڈنگ کا لفظ بھی آپ ذہن میں رکھیں. یہ آج کل ٹیکنیکل لفظ آ گئے ہیں ان چیزوں کے لیے، ان سافٹ یا غیر مرئی چیزوں کے لیے جن کے لیے پہلے کوئی الفاظ نہیں ہوا کرتے تھے. اور یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جاننے والے اور پہچاننے والے سمجھ جائیں گے یہ پروگرامنگ کی لینگویج سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا تھاٹ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے اس کی بھی ایک لینگویج تھی ہمیشہ سے. تو انکوڈ کرنا یعنی ورڈز، کسی خیال کو کوئی ایک لفظ دے دینا، اس کو انکوڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس کوئی فیلنگ ہے کسی کے لیے، آپ کو اس کا نام سمجھ نہیں آ رہا ہے، اخلاص اور فیلنگ ہو گئی، حسد فرض کریں اور فیلنگ ہو گئی، خیر بالکل ڈفرینٹ ہے. اخلاص اور ہے، اس کے لیے غم کرنا اور فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انکوڈنگ کا مطلب اس کو درست نام دینا، لفظ دینا. اب آپ نے اسلامک میتھولوجی کے پاس طرف بھی چلے جائیں. میتھولوجی کے بعد مطلب جھوٹ نہیں ہوتا یا جھوٹی کہانی نہیں ہوتا. میتھولوجی کا مطلب ہوتا ہے دنیا کیسے بنی اس کا قصہ. میتھولوجی کا مطلب ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، تو میتھولوجی myth means explanation, explanatory story.
तो कई चूँकि लोग मिथ्स अपनी तरफ से घड़ लेते हैं, तो वो मिथ का लफ्ज़ जो है झूठ के तौर पे मशहूर हो गया, लेकिन बेसिकली मिथ एक्सप्लेनेटरी स्टोरी होती है कि क्या चीज़ कैसे बनी, ठीक है? तो हाँ, हमारी जो इस्लामिक मिथोलॉजी है क्रिएशन की, उसमें ये बताया गया है, जब यानी जो पूरा आपको डिज़ाइन या सिस्टम या स्ट्रक्चर समझाया गया, जो क्रिएशन स्टोरी होती है ना, उसमें आपको सिस्टम और स्ट्रक्चर समझाया जाता है कि क्या चीज़ कैसे बनी और आज भी ऐसे ही बनेगी। और उसमें जो क्रिएशन स्ट्रक्चर समझाया गया वो ये कि अल्लाह जो हमारे क्रिएटर बीइंग, डिवाइन सोर्स, जो भी आप कह रहे हैं, स्पिरिट, एनर्जी, क्रिएटर, अल्लाह, खुदा, आदम को नाम सिखाए अल्लाह ने, नेम सिखाए, कोडिंग की, ठीक है ना? तो जब आपको किसी चीज़ के नाम आते हैं पहले, तो वो समझने की, जैसे खाने के आप अज्जा या इंग्रीडिएंट बना रहे हैं, आपको पता है कि इसमें फर्ज़ करें हम सूप बना रहे हैं, थोड़ा चिकन जाएगा, पानी जाएगा, मसाला जात जाएँगे, सब्जियाँ कट के डलेंगी, फिर तीसरे उसको पकाना होगा। वो एक तो नेम हो गया चीज़ों का, फिर वो प्रोसेस और चीज़ होती है, वो बाद में आता है, ठीक है? एनकोडिंग इसको हम कह देंगे। इखलास आप किस चीज़ को कहेंगे? इखलास कहते हैं बेसिकली फ़ोकस को। दैट्स व्हाई इसको सिंसेरिटी भी कहते हैं। सिंसियर हो जाने का किसी चीज़ से मतलब है बेसिकली फ़ोकस करना, तवज्जो देके उसकी तरफ करना है। आप एक बात पे गौर करें, अगर आप मुसलमान हैं, ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए हैं, पाकिस्तानियों में मेजॉरिटी मुस्लिम है, वो जानते ही होंगे। हमारी जो सूरह इखलास है, उसमें क्या उसके अल्फ़ाज़ हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सबसे जो अव्वल जो उसका जो स्टार्टिंग है और कलमा है वो है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यकता है, सिंगल फोकल पॉइंट, राइट? इसी वजह से उसको सूरह इखलास कहा जा रहा है। खुलूस मीन्स फोकस, 0 पॉइंट आपने फोकस करना है। तो सूरह इखलास में हमने अल्लाह को फोकल पॉइंट बनाया है, और इसके अलावा उसके इर्द-गिर्द से हर किस्म के जो झंझट हैं, जो लोग उसकी तरफ, इंसान और इंसानों की जो अटेंशन है इधर-उधर घूमती फिरती है, वो अस्क्राइब कर देती है, उसको हटा दिया है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु अस्समद, सुनता है वो आपकी, फ़ोकल पॉइंट जब आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो, वो भी आपको सुन रहा है। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु अस्समद, लम यलिद वलम यूलद, ना किसी ने उसको पैदा किया, नहीं वो कहीं से नहीं आया, ना उसने किसी को पैदा किया। तो कोई इंसानी बच्चे की बात नहीं कर रहा, मतलब ये कि ना वो कहीं से डेराइव हुआ है, डेरिवेटिव नहीं है, ना उसके कोई डेरिवेटिव है, जिसको हम यूलद कहते हैं, वो बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। अ, या खुदा न खास्ता जो कुछ मज़ाहिब में कहा जाता है खुदा के बच्चे और खुदा के वालिद, ये फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी कोई डेरिवेटिव नहीं है। मैं साइंटिफिक और कोडिंग की लैंग्वेज में आपसे बोल रही हूँ। ना वो कहीं से डिराइव हुआ है, ना उसका कोई ओरिजिन है, कम से कम हमारे मकसद के लिए नहीं। ना ही उसके कोई डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है? कम से कम हमारे मकसद के लिए। हमारा काम है फोकल पॉइंट उसके ऊपर। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वो सुनता है आपकी, सॉरी मेरे हाथ के जो हैं वो निशानों पे तवज्जो ना कीजिएगा, लग जाते हैं व्हाइट बोर्ड से। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ना वो कहीं से आ रहा है, ना कोई उससे जा रहा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है? और कोई उससे ऐसा दुनिया में नहीं, वो यकता है। मीनिंग फोकस करो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इखलास। नाउ व्हेन यू गिव योर तवज्जो, अगर आप अपनी तवज्जो किसी को देते हैं, आपने इखलास और सिंसियरिटी के साथ देनी है। इधर-उधर भटकती हुई तवज्जो नहीं देनी, ठीक है? यही इस सूरत को अगर आप रिपीट करेंगे बाय द वे, अगर आप इसको एज़ अ कोई वज़ीफ़ा या अपने दिमाग की कोडिंग और वायरिंग के लिए करें इसको, तो आप अगर उसको रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग फ़ोकस होता जाएगा और उसका फ़ायदा आप ही को होगा। क्यों? हमने कहा कि तवज्जो तामीरी इकाई है। अब ये ईंटें अगर आप तवज्जो से इसी घर में पहुँचाएँगे, तो ये घर बनेगा, ठीक है? अब अगर आप खाना पका रहे हैं, अगर आप नमक इसमें पहुँचाएँगे तो इधर जाएगा, नमक इधर-उधर फेंकेंगे, ये खाना नहीं बनेगा, आप चाहे जो मर्ज़ी क्यों ना कर लें। ईंटें इनको चाहिए, आप सप्लाई ना करें घर के अंदर, इधर दे दें, साथ वाले को दे दें, दूसरे को दे के कहें भाई तुम मुझे वापस करना, वो तुम्हें वापस नहीं कर रहा है, ठीक है? कुछ ना कुछ तो आपका लेन-देन, चूँकि आप सिर्फ़ एक वक़्त में एक घर नहीं बना रहे, एक खाना नहीं बना रहे, एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, गुफ्तगू नहीं कर रहे, आपके और भी डीलिंग है, लेकिन जो डीलिंग जिससे जहाँ हो उसको वहाँ फ़ोकस करके उसके कंटेंट पहुँचाएँ और फिर आपको उससे रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप अपना काम किसी दूसरे के हवाले कर दें, तो क्या आपका उससे क्या ताल्लुक है? आपका उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो ज़िम्मेदार भी है आप तक पहुँचाने का कि नहीं? मसलन आपको किसी ने कहा कि इस जगह से आप निकलें, यहाँ से घर से खाना लेके निकलें और लंच आपने डिलीवर करना है अपने भाई की दुकान पे जो 1 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको कोई शख्स मिला, अरशद, आपने कहा अरशद सुनो, वो मेरे भाई की रहीम की दुकान तक जा रहे हो, तुम ऐसा करना ये खाना उसको पहुँचा देना। अरशद ने ले लिया। 1 घंटे बाद आपके भाई का कॉल आ रहा है, खाना किधर गया? जी वो मैंने अरशद को दे दिया। भई अरशद को आपने कॉल किया, तुम कहाँ हो? मैं तो अपने रास्ते पे जा रहा था। क्या आपने अरशद से पूछा वो किधर जा रहा है? क्या वो पक्का वहीं पे जाएगा? क्या आपको उसकी हरकतों और हालात का पता है? क्या वो काबिल है कि नहीं? और उस पे ट्रस्ट करने से बेहतर कि आप अपने आप पे ट्रस्ट ना करते अपना, तो कम से कम आपको कुछ पता होगा ना, और क्या आपको अपने आप को पता भी है कि नहीं? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं।
یہ سافٹ ایلیمنٹس ہیں، یہ انویزیبل ایلیمنٹس ہیں، یہ انٹینجیبل ہیں، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ انویزیبل کا مطلب اگر کسی کو انگریزی نہ آتی تو بہت سارے ہمارے آڈینس ہو سکتے ہیں، تو میں ترجمہ بھی کر دیتی ہوں، یعنی جو غیر مرئی نظر نہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز نہیں توجہ جس کو آپ پکڑ سکیں، مگر جس طرح ماحول میں ٹیمپریچر آپ محسوس کر سکتے ہیں، اسی طرح جیسے آپ توجہ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ گرمائش ہوتی ہے، اور بلکہ اگر آپ میں سینسنگ ایبلٹی ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ توجہ کی واقعی یہ گرمائش ہوتی ہے۔ تبھی اگر خدا نخواستہ کسی کے والد اس کو غصے سے دیکھے گا تو وہ ایک دم اٹینشن ہو جاتا ہے اور تھوڑا ڈر بھی سکتا ہے، اور اگر پیار سے دیکھیں تو اس کو بہت اچھا محسوس ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ اس کی ایک انرجی ہوتی ہے، وہ پھر ہم کوانٹم اس میں فزکس وغیرہ میں چلے جائیں گے، جو انرجیٹکس اور ہمارا میٹر اور کانٹینٹ اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو یہ چیزیں سائنس سے سمجھے نہیں، مذہب سے سمجھے نہیں، تو کامن سینس سے سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا پیرنٹنگ سے کیا تعلق ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات پیرنٹنگ سے کیسے آئی، وہ ایسے آئی کہ دیکھیں، جب آپ یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، یہ بالغان کے لیے کر رہی ہوں، بڑے بھی نہیں، بلکہ ان کو ہم بالغ فرد کہیں گے۔ بالغ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 8 بھائیوں کے بیچ والا بھی ہو سکتا ہے، سب سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بالغ ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اپنے اپنے دائرۂ عمل ہیں، صحیح ہے؟ بالغ اگر جو پیرنٹ ہیں، کوئی اس کے اپنا بچہ ہے، تو اس نے، یا ٹیچر ہے کوئی بھی، یا کوئی بھی سسٹم ہے، اگر آپ بچے سے کوئی آؤٹ پٹ چاہتے ہیں تو کیا آپ نے اس کو توجہ دی اور ان پٹ دیا، اور جس وقت اس کو توجہ دے رہے تھے اسی کو دے رہے تھے، یا ادھر ادھر دے رہے تھے، یا اسے کہتے یہ کر لو وہ کر لو؟ اب فرض کریں آپ کے پاس ایک، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سالن کا برتن ہے، کہ آپ نمک اسی میں ڈال رہے ہیں، یا چکن کی ایک بوٹی آپ نے اس میں ڈال کے پھر 4 بوٹیاں ادھر ادھر کر دی، اور پھر کہنے لگے کہ اس میں سے ذائقہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر اللہ معاف کرے کسی کے پاس غربت ہے، کوئی مسئلہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ چلے گھر کی مثال لے لیتے ہیں، اگر آپ نے کوئی گھر بنانا ہے یا کوئی دیوار بنانی ہے، تو اس میں 100 اینٹیں جائیں گی، تو 100 ہی جائیں گی، ادھر ادھر آپ پھینکیں گے، توڑیں گے، ضائع کریں گے، کسی اور کو دے دیں گے، کہیں اور لگا دیں گے، پہنچائیں گے نہیں، تو وہ دیوار نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی یعنی آپ نے کام کرنا ہے، اس کی مقررہ میعاد اس کو پہنچائیں گے تو وہی رزلٹ آپ کو ملے گا۔ بھائی اگر آپ کو 4 چکن پیس والا یخنی کا ذائقہ چاہیے تو آپ 4 ڈالیں گے، 1 ڈالیں گے تو آپ کو ذائقہ مل جائے گا، اور وہ 1 کے لیول کا ملے گا، اور جس کی جتنی پہنچ ہو اور سکت ہو اتنا ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی بھی پیرنٹنگ اور گروتھ کر رہے ہیں، اس کی تعلیم، ایک تو ہوتی ہے اسکول کی تعلیم، ایک ہوتی ہے اس کی زندگی کی تعلیم، اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھانا، اور اس کے علاوہ سوائے اس کو مینرز سکھانے کے، اس سے یہ بات کرو، وہ بات کرو، یہ لین دین کرو، اس کو زندگی کو سمجھنا بھی سکھانا، مختلف سچویشنز کو سکھانا۔ دروازے پہ بیل ہوتی ہے تو کیا کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا، اب آپ نے اس کو مختلف طرح کے افراد کے ساتھ ڈیلنگ سکھانی ہے۔ کیا طریقہ ہے دروازے تک جانے کا، کہاں سے تم دیکھو گے کہ دروازے پہ کون آیا ہے، کیسے تم کنفرم کرو گے تو تمہیں چیزیں سکھائی ہوئی ہیں کہ یہ اچھا شخص ہے، یہ برا شخص ہے، اس کو تم جانتے ہو، اس کو نہیں جانتے، تم اکیلے ہو یا گھر میں کوئی اور ہے، بڑے کو بتانا ہے، چھوٹے کو بتانا ہے، تمہاری عمر کیا ہے، تم 5 سال کے بچے ہو، تم 8 سال کے بچے ہو، یا تم 16 سال کے لڑکے ہو یا لڑکی ہو، ساری باتیں آپ نے ان کو انکوڈنگ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے، توجہ دے کے۔ تو اب میرا کہنا یہی تھا کہ جس طرح فرض کریں آپ اگر کسی گھاس کا پتا ہے، اگر آپ اس کے اندر یہ جو ہے، یہ گھاس ہو گئی اور یہ درخت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو پانی دینا ہے، صحیح ہے جی، پانی دینا ہے، بلو رنگ میں کر لیتے ہیں اس کو، کھاد دینی ہے یا کچھ دینی ہے، اس کو ہم اٹینشن کے طور پہ کہتے ہیں نا، آپ نے اس کو کھاد دینی ہے۔ کیا آپ نے دی؟ اگر آپ نے نہیں دی اور اس کو اس کی مقررہ میعاد کا دھوپ، پانی، کھاد یا جو بھی اس کو چاہیے اور نہیں ملا، تو یہ بڑا نہیں ہوگا، یہ پکا نہیں ہوگا، یہ بالغ نہیں ہوگا، یہ آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوگا۔ کم از کم اس کی ضرورت کا آپ نے ڈالنا ہے۔ اگر آپ بندوبست نہیں کر سکتے کہیں اور سے کریں۔ اگر آپ بالکل بھی ہینڈل نہیں کر سکتے تو یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس طرح کو لگایا ہی کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ 1 دفعہ ضائع ہو گیا، چل 2 دفعہ ضائع ہو گیا، پرماننٹ بیسس پہ یہ کام نہیں ہو سکتے۔ سسٹم کو پھر اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ کون اس کا ذمہ دار تھا، یہ والا بڑا ذمہ دار تھا، وہ والا بڑا ذمہ دار تھا، کس وقت کس نے کیا کرنا تھا، جو کہ دنیا میں صرف کوئی ایک ہی بڑا نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن جو بھی جس کام کے لیے مقرر ہو گیا اس نے وہ کام کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، جس کو ہم ارتکاز بھی کہیں گے، فوکس کر کے پوری طرح سے ان پٹ کرنا ہے۔ ان پٹ کریں گے پھر آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا، یعنی کچھ ڈالیں گے تو تبھی آپ کچھ نکال سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیونگ کا باکس ہے، گلک ٹائپ کی چیز ہے، آپ اس میں کچھ ڈالیں گے تبھی کچھ نکلے گا۔ انسانی رشتے ناطے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف قرآن کی آیتیں ان کو پڑھا دینے سکھانے سے یا لیکچر دینے سے کہ تمہیں میرے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، اور ملازم جو ہے اس کو تو دکان اچھے طریقے سے چلانی چاہیے، اگر آپ نے کسی ملازم کو کھڑا کیا، کیا آپ نے اس کو ٹریننگ دی، کیا آپ نے اس کو پورا بتایا کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں، یا اس کے بغیر ہی آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
या अगर आपने कोई समझदार या सीखा समझा भी बंदा रखा है तो आपने उससे डिस्कशन कर लिया कि मेरी दुकान में तुमने क्या क्या करना है और क्या क्या तुम्हारा काम नहीं है और किस वक्त रिपोर्ट दोगे नहीं दोगे, डिस्कशन आपकी हुई, या बस आपने ऑटोमेटिक पायलट पर चीज़ें लगा दी हैं। सही है। ऑटो पायलट पे लगाया तो क्यों लगाया? किस किस ज़ाब्ते के तहत लगाया? क्या सोच कर किया आपने? ये बात का जवाब आपने खुद ही अपने आप को देना है। तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी खुद सँभालनी है, अकाउंटेबिलिटी इसको कहते हैं। आपने खुद हिसाब-किताब अपने आप को देना है। अव्वलीन हिसाब-किताब इंसान खुद अपने आप को देता है और उसी को कहते हैं अल्लाह को साथ देना, यानी अल्लाह के सामने आप अपने आप को हाज़िर और नाज़िर जानें। ये बात चूँकि मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रही हूँ, ज़्यादातर मेरा फ़ोकस पाकिस्तानी ऑडियंस है, मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि मुस्लिम हैं, मगर अगर कोई दूसरा भी किसी दीन का हो, तो उनकी मोरलेस यही फ़िलॉसफ़ी होगी, नाम आप बदल सकते हैं, कि वो भगवान कह लें, जो भी आप कह लें। या अगर वो लादीन भी हैं, तो कम से कम वो सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, उसी चीज़ को जो दीन वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि किसी सोर्स या क्रिएटर से आई है, ठीक है? आप नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं से तो आ रही है ना वो एनर्जी, तो बस उसी को हम खुदा सोर्स कहते हैं। अगर आप उस पे लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ें, लेकिन मैं आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। मेरा तवज्जो जो है ज़्यादातर वो है अहले दीन और अहले ईमान पर, उनकी ट्रेडिंग पे, क्योंकि उनके मैं फ्रेमवर्क्स यूज़ करती हूँ और उन्हीं की बेहतरी के लिए मैं काम कर रही हूँ। बाकी अगर किसी को मिल जाता है फ़ायदा, तो किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि खुदा जिसने हमें इल्म दिया अल्लाह ने, वो सखी है, वो हर एक के ऊपर धूप डालता है और हर एक को खिलाता-पिलाता है, चाहे वो उसको कोई मानता हो या ना मानता हो। तो कुछ अरसे के लिए हर एक को वो मोहलत तो देता ही है। ये हो गई तवज्जो। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बात हो सकती है। पूरा-पूरा इसके ऊपर जो है ना, कम से कम 17-18 साल से तो मैं फ़ॉर्मली इस सब्जेक्ट को देख और पढ़ रही हूँ, और बहुत पहले 1990s में मैं खुद बच्चा थी, तो मैं आँखें बनाती थी और मैं ज़िक्र करती थी कुछ टाइप की चीज़ का, और आई एम श्योर मैंने अटेंशन का कहीं न कहीं लफ्ज़ लिखा होगा कि ये भी कुछ चीज़ है। तो ये दुनिया की जो सबसे पोटेंट एनर्जी है वो तवज्जो है। तभी अगर आप हमारी अगेन क्रिएशन माइथॉस में जाएँ कि चीज़ें कैसे बनी, देखिए लोग कहेंगे आप खुदा का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? खुदा ने खुद कहा है कि मैंने आदम को या इंसान को, बनी नूह इंसान को, आदम का मतलब सिर्फ़ मर्द नहीं, सारे इंसान आए, अ, अपने इमेज में तामीर किया है, यानी अपने ही पैटर्न्स उसमें वदियत कर दिए, ठीक है? तभी अल्लाह के 99 नाम हैं जो उसके क्या कहना चाहिए, उसकी खुसूसियात हैं, और उसमें जो कुछ ख़ास तो सिर्फ़ अल्लाह की होती हैं, वो छोड़ के बाकी जो खुसूसियात हैं, वो इंसानों के अंदर भी आती हैं। तो अल्लाह ने वो हमें वदियत की है, सिवाय खुदा होने के। बाकी सारी चीज़ें हमने मोरलेस हमें दे दी हैं। यहाँ तक कि इंसानों में ये एबिलिटी भी कर दी, एक इंसान ही को दी गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, कि वो मुर्दे को भी जगा सकता है, और वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में पौधे मर जाते हैं, आप उसको जगा सकते हैं। लाइफ़ और डेथ कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है बाय द वे। क्रिएशन के साइकिल में एक बहुत छोटी चीज़ है। ये हमें डरा देती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम मर गए और दुनिया से चले गए, लेकिन इसी दुनिया पे ये मिरेकल एक प्रॉफ़िट है तो किया कि बाकायदा पूरे-पूरे मुर्दे को उठा दिया, और रोज़ आप हॉस्पिटल्स में जाएँ तो बाकायदा, पहले मैं सुन के सोचती थी कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल डेथ से लोग वापस आते हैं, ऐसा हो जाता है। तो और बाकायदा एक रिसरेक्शन प्लांट नाम का भी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बड़े-बड़े देर के लिए हाइबरनेट कर जाते हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट करके फिर वापस आते हैं, तो लाइफ़ और डेथ आने-जाने वाली चीज़ है। स्टारफ़िश का बाजू काट दे तो वो अपना बाजू निकाल लेती है, तो ये तो मतलब एक एक झटके हैं दुनिया के। ये दुनिया में एक जिसको हम पल्सेशन कहेंगे, एक दुनिया की एक धड़कन है, वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असल चीज़ चीज़ों का अ, एग्ज़िस्ट करना और मौजूद होना है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो मैं अपने आप को ब्रेक लगा लूँगी। लेकिन इसी स्पिरिचुअलिटी से ये चीज़ तवज्जो सामने आई है, और अल्लाह ने हमारे हमें एक चीज़ अता की है। अच्छा, जो तुमने तवज्जो की जिसकी बात की, वो मैंने पहले ही बोल दिया, तामीरी इकाई, तामीर वाली तवज्जो, एक तबाहकुन तवज्जो, एक छीनने वाली तवज्जो और एक वापस लेने वाली तवज्जो भी होती है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने बालिग़ की बात की, मैंने बच्चे की बात नहीं की। अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो तो आपसे माँग रहा होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। घर आपका आपकी तवज्जो माँगता है, जिसको हम कहते हैं ना, वो आपकी तवज्जो माँगता है, उसके बाद वो आपको कुछ देगा। आप खाना पका रहे हैं, कहते हैं ना कि खाना पका रही हो, ज़रा तवज्जो से पकाओ, वो तुम्हारी तवज्जो माँग रहा है, किचन तुम्हारी तवज्जो माँग रहा है, हमारे के बड़े कहते हैं, किचन तुम्हारी तवज्जो माँग रहा है। घर की ख़वातीन बात करते हुए, आम तौर पर ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है कि मैं आपकी तवज्जो चाह रही हूँ, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ, मैं आपसे डिस्कशन चाह रही हूँ, ठीक है? तो ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में, दुनियावी मुआशरे में खुदा ने मर्द को एक सॉलिड मकाम अता किया है, अम, एक जामिद किस्म का मकाम, एक स्टेबल किस्म का मकाम अता किया है, कि जहाँ से वो दूसरों में एक लाइट हाउस की तरह तवज्जो बाँटता है। और जहाँ तक लाइट हाउस की बात आ गई और समंदर की बात आ गई, तो जो
बच्चे हैं या औरत है, उनका रवैया ऐसे जैसे कोई समंदर आपके इर्द-गिर्द हो और वो उसकी अपनी एनर्जी, पावर और रोल है और आप एक लाइट हाउस की तरह एक स्टैटिक जामिद होके उनको एक रोशनी फराहम उनको भी करते हैं और जो उनकी ज़िंदगी में उमूर हैं, जैसे समंदर में किश्तियाँ चल रही हैं, आप उनको गाइड करते हैं, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जी, ये हम आगे की तरफ चले गए हैं, ये एक अलग-सा फ़ील्ड है। लेकिन इतना कहना ज़रूर है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमें रिवर्स में तवज्जो होता है, बच्चा हमारी इज़्ज़त कर ले, बच्चा ये कर ले, बच्चा क्या आपने बच्चे को सिखाया है कि इज़्ज़त क्या चीज़ है? क्या आपने उसको सिखाया है कि किस टाइम पे क्या काम करना है? क्या उसके पास टूल्स हैं इस काम करने के? उसको आपने अथॉरिटी दी है और क्या उसका जिस्म और उसकी अक़ल इतनी सकत रखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बच्चे फँस कर अपना कमरा साफ़ रखें, क्या आपने उनको झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर, टाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने उसको दी हैं, डस्टर दिए हैं कि नहीं दिए? और आपने उनको बता दिया कि किस टाइम पे काम करना है या उनको इजाज़त दे दी है कि अगर वो चाहते हैं कि वो बेडशीट चेंज करें तो वो जाके चेंज करेंगे और क्या उनको हर वक़्त आपसे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी या वो खुद भी कर सकते हैं? और फिर आपने उनको बताया है कि जो इस्तेमाल हो गई है बेडशीट उसको किसी आप बिन में डाल लें, लॉन्ड्री बिन में और फिर उसको उठा के वॉशिंग रूम में ले जाएँ और अगर वो ज़रा बच्चा बड़ा हो गया है, काबिल हो गया है, तो वो उनको वॉश भी कर ले। देखिए, एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े डरते थे, उसकी वजह ये थी कि वो अक्सर मशीनों से करंट वगैरह लग जाता, प्रेशर कुकर फट जाते, चूल्हे फटते, वो बड़े डरते थे उन चीज़ों को अपने सामने-सामने करवाते थे, तो वो और ज़माना चला गया। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, एक ख़ास हद तक बच्चा पहुँच जाए 11-12 तो आप उसको सब कुछ समझा सकते हैं कि ये चीज़ देखो, ऐसे करो। मैं गाँव में रहती हूँ अभी पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान के और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो लकड़ी की मतलब काट के भी ला रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, लकड़ी का जो चूल्हा है वो जला रहे हैं पीछे पूरा। कभी-कभार उसके ऊपर पेट्रोल भी डालते हैं, वो 11-12 साल के बच्चे हैं और हमारे यहाँ जो शहरों में आप देखिए बाकायदा उसके ऊपर कॉमेडी स्किट्स बनते हैं कि वो जो हैं वो ज़ादरी टी और दानिश समथिंग जो उनका नाम है, उन्होंने भी लाइक जब काफ़ी बड़े और बड़े कॉमेडी स्किट बनाए कि हम जब गैस चलाते हैं तो चूल्हा में माचिस डाल के भागते हैं दूर और मैं खुद भी ये बड़ी काफ़ी उम्र तक करती रही हूँ, दैट्स क्रेज़ी। तो क्या आपने उनको तौर तरीका सिखाया है कि कैसे सेफ़ली आपने गैस को चेक करना है और फिर उसको चलाना है। खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाए तो फिर क्या प्रोटोकॉल होंगे, तो ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। जब आपको इनपुट देंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा। ये हो गया बालकों के लिए और बच्चों का दूसरा सिस्टम होता है, बच्चे आपसे तवज्जो चाहते हैं। वो आपको प्यार, मोहब्बत, गरमाइश और अपनी किलकारियाँ और खेल-कूद और अपनी प्रेज़ेंस तो दे सकते हैं, मगर वो आपको बिल्ड करने के काबिल नहीं हैं, जब तक एक ख़ास एज तक ना पहुँच जाए। वो आपको थोड़ा इज़्ज़त और एहतराम कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेज़ेंस आपके लिए गिफ्ट है, वो आपको कोई देने की कोई अहल बिल्कुल नहीं है। और यही केस थोड़ा हमारे बूढ़े-बुज़ुर्गों का भी हो जाता है। अब वो तो उनको खुद थोड़ा-सा पीछे हट जाना चाहिए मामलात से और नहीं पढ़ना चाहिए 60-65 70 जिसकी भी जितनी फ़िटनेस उसके बाद। क्योंकि चाहे वो फ़िट भी क्यों ना हो, कई मामलात में वो पढ़ नहीं सकते और अगर वो पढ़ भी सकते हैं, तो फिर बालिग की भी ग्रोथ रिक्वायरमेंट भी है कि उसने जो वो 25 से लेके कोई 45-55 साल की उम्र जो उसकी भरपूर जवानी की उम्र है, तो उसमें वो कोई काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। तो हमारे जो बिल्कुल बूढ़े हैं, एक बच्चा हो गया, एक बालिग हो गया, एक बूढ़ा हो गया। बूढ़े हैं जो कई बालिगान जो 25 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, पर उनको कोई काम नहीं करने देते कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं 100 साल का तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे-ऐसे बूढ़े हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो बूढ़ों ने भी अपने जो बालिग है उसको अथॉरिटी देनी है, ट्रेनिंग देनी है, समझाना है और फिर काम उस पे छोड़ देना है, ताकि वो काम को अकम्प्लिश कर सके और फिर वो कुछ बन सके और दूसरों को जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ खुदा ने उसको अटैच कर दी हैं उम्र के साथ, वो उनको अटेंड कर सके। तो आगे से आगे सिलसिला बढ़ता रहता है। तो पेरेंटिंग पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, प्रॉपर पेरेंटिंग क्या चीज़ है और हम आपको आफ़ाक़ी पैराए जो है, जो बातिनी आपके अंदर जो आपके ट्रुथ है, जो नामियाती यानी जो नामियात का मतलब ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है? इसी से आप चलेंगे तो ये चीज़ें बनेंगी। जिस तरह घर में ब्रिक्स लगाना रियलिटी है, उस तरह बच्चे में तवज्जो देना और फीडबैक लूप क्रिएट करना और टाइम के साथ करना, ये भी एक रियलिटी है, ठीक है? जैसा आप ऐसा नहीं कर सकते, घर में लकड़ी ना लगाएँ और फिर आप कहें कि लकड़ी का साँचा हो, तो उस तरह जब तक आप किसी रिलेशनशिप को, किसी छोटे को, बच्चे को या अपने किसी भी उमूर को, अपने किसी काम को वो ख़ास तवज्जो नहीं देंगे, वो रिज़ल्ट कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर आप जो मर्ज़ी क्यों ना कर लें, ठीक है ना? ये तो ऐसे ही है कि कमरे में सोफ़ा नहीं और आप सोफ़े पे बैठना चाहें, कभी भी नहीं होगा। कभी आपने जहाँ पे कुर्सी ना हो वहाँ पे बैठने की कोशिश की और कहा है कि अल्लाह कहता है कि तुम मेरे लिए सर्विस करो। लेकिन हम इंसानों के साथ ये ज़रूर डिमांड करते हैं। उनको जो हमने दिया नहीं होगा इनपुट वो आउटपुट हम डिमांड करेंगे, चाहे हम घर के बड़े बालिग हों, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे टीचर हो, कोई भी। यानी मुआशरा जिसको हम कह रहे हैं, वो इंसानों से बच्चों को तो छोड़ दें, वो बालिगों से डिमांड करता है कि जो चीज़ हमें तुम्हें दी नहीं वो आउटपुट तुम करके दिखाओ और तुम्हें अल्लाह ने कहा है। वो कैसे कर लेगा जब इनपुट ही नहीं किया है, ठीक है? तो ये लायानी बात है। नामियाती जो है ना वो और इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जिस्मानी चीज़ होती है या दिमाग है जो सिस्टम स्ट्रक्चर यानी असलियत जो चीज़ की है। जैसे अगर आपने इस खाने में नमक नहीं डाला या कोई नमकीन चीज़ नहीं डाली, वो नमकीन नहीं होगा, ठीक है? लिहाज़ा
उसी तरह जब तक आप किसी शख्स में कोई चीज़ इनपुट नहीं डालेंगे या मॉइस्चर नहीं डालेगा, कोई भी कहीं से भी उसमें नहीं पड़ेगा, कभी भी आउटपुट नहीं होगा। आप जितने मर्ज़ी उसको फ़तवे क्यों ना दे दें, आप कुरान खोल के दिखा दें, आप उसको मारें, पीटें, जेल ले जाएँ, डराएँ, हरासा करें, कभी भी आउटपुट नहीं होगा। तो हमें चेक करना इनपुट हुआ उसके अंदर कि नहीं हुआ। वो इनपुट है तवज्जो। दैट्स व्हाट आई एम गोना से। वैसे तो मैंने पेरेंटिंग की बात की, तो पेरेंटिंग बेसिकली 25 से लेके 55 की एज तक जो एक्टिव पेरेंटिंग एज है और जिसमें आपसे छोटा है वो बिल्कुल छोटा ही होता है, वहाँ तक की मैंने तकरीबन बात की। और उसके बाद जो है आप एडल्ट्स बन जाते हैं सारे के सारे। आपकी जो बालिग औलाद है वो एडल्ट है, अब वो बच्चा नहीं है, ठीक है? वो एडल्ट के तौर पे ऑपरेट करेगी, हाँ, आपका थोड़ा ध्यान रखेगी और आपकी केयर करेगी। और जैसे आप डिक्लाइन होना शुरू होंगे अपनी एज में, जब आपकी एबिलिटी कम होना शुरू होगी और आप बच्चे जैसा बनेंगे, फिर वो आपको केयर ऐसे ही करेंगे। उनकी ज़िम्मेदारी, उनका फ़र्ज़ है कि जैसे किसी बच्चे की करना चाहिए। फिर उनको थोड़ा-सा मौका मिलेगा कि वो उसका असर असीर कर सकें, जो आपने उनके लिए किया। क्योंकि जो आपने उनके लिए किया, वो आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए करेंगे। तो ये अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि ये सिस्टम जो हमारे हैं वो बिटवीन 2 पीपल या 2 लोगों के दरमियान नहीं होते कि वक़्त के साथ इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। ये एक ताना-बाना होता है, ये पूरा एक गोलाई है। वक़्त जो है वो एक धारे में नहीं बहता, वक़्त घूमता है दायरों में, ठीक है? तो अगर वो आपको नहीं दे रहा तो किसी और को दे रहा है और अल्लाह ने उसको उस काम पे लगाया और उसका हिसाब-किताब आपके साथ नहीं है, ना बालिग का हिसाब-किताब ना बच्चे का, आखिर में अल्लाह के साथ है। अल्लाह सबसे हिसाब लेगा, इस बात को आपने ट्रस्ट करना है। यहाँ पे हम बात ख़त्म करते हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप भी देख रहे हैं तो ज़रूर कोई कमेंट आप छोड़ें और मुझे बताएँ कि आपने देखा, आपने क्या सीखा, क्या समझा और मज़ीद किन टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि बात हो। अगर वो मेरे दायरे-ए-कार में आते हैं और मैं उसके ऊपर कुछ बोल सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मैं फिलबदी बोलती हूँ जो खुदा की तरफ से मेरे दिल में कोई हरकत होती है उस पे। आज की गुफ्तगू खत्म करते हैं इस वक्त की। शुक्रिया। किसी नए मौजू पे दोबारा मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर आप ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर किसी के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं ये सख्त सर्दी में और काफ़ी बुखार में। तो दिल को एक सहारा होता है जब आपकी तवज्जो हमें मिलती है, ऐसे ही जैसा हमने अपनी तवज्जो आपको दी। बहुत शुक्रिया अदा करना। अपना ध्यान रखिएगा। सलाम। सलाम। ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई थी तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आई जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ऐड कर लूँ। वो ये कि कई वालिदैन ये बात सुन के कहेंगे कि भई हम तो तवज्जो देते हैं अपने घर को, या कोई भी बालिग बात करे और कहे कि आपकी ये जो मिसाल आपने दी है, जो सिवाय पेरेंटिंग की और चीज़ों पर भी लागू होती है कि अपने घर के अमूर को, घर बनाना, गुफ्तगू को, खाना पकाना, दरख्तों को पानी देना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को तवज्जो देते हैं। चाइल्ड तो एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि पेरेंटिंग एक हॉट टॉपिक है, मगर एज़ अ बालिग आपका काम सिर्फ़ बच्चे पालना नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना है। आपने अपने फाइनेंशियल अमूर को देखना है, होम मेकिंग को देखना है, अपने काम को देखना है, अपनी सेहत को देखना है। तो फिर अगर आप कहें कि तवज्जो तो हम देते हैं, तो उसमें फिर मैं आपको एक कुलिया बताऊँ कि तवज्जो एक ऐसी चीज़ है कि ये खाने में नमक की तरह है, ठीक है? जैसा खाना जितना खाना है, पहले तो आप ये देखेंगे कि कौन खा रहा है, किस वक़्त खाना पकाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर काउंट करते हैं ना, और कितना आप पका रहे हैं और उसमें किस लिहाज़ से आप नमक डालेंगे। आप नमक ना डालें, मैं सिर्फ़ तवज्जो ना देने की बात की थी, मैंने इसकी बात नहीं की अगर तवज्जो आप ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? अगर आप खाने में हद से ज़्यादा नमक डालेंगे तो खाना बेहतर नहीं होगा, ये उल्टा ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी घर को बनाने में 1 लाख 2 लाख ईंटें जा रही हैं और आप 5 लाख दे देंगे तो आपका वक़्त भी ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा, कोई चुरा कर भाग जाएगा, या ख़ाम-ख़ाह में अगर आप डिज़ाइन में ठूँसने की कोशिश करेंगे तो वो बतंगड़ किस्म का कोई डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे अगर आप किसी से कोई गुफ्तगू या कोई मामला कर रहे हैं तो ओवर कम्युनिकेशन की वजह से वो शख़्स आपसे ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप में ओवर कम्युनिकेशन की आदत है या एक्स्ट्रा अटेंशन देने की आदत है, मेरे जैसा कोई इंसान है, तो आप ये अंदाज़ा करें कि आपकी जो तवज्जो है, उसको शायद मुख्तलिफ़ और जगहों पर बँटने की ज़रूरत है, सिर्फ़ एक ही रेसिपिएंट के पास नहीं जाएगी। और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और इकाइयाँ कोई ऐसे रेसिपिएंट्स ऐड कर लें जिसको आप तवज्जो दे सकें, सिवाय कि आप किसी एक ही शख़्स पे तवज्जो दिए जाएँ, किसी एक ही खाने में नमक डाले जाएँ, ठीक है? और फिर आप ये भी देखें कि आपके पास इतनी तवज्जो या इतने वसाइल आ कहाँ से रहे हैं? कहाँ से आपने अपने आप को ओवरलोड किया हुआ है, या आपके पास वसाइल ज़रूरत से ज़्यादा आ गए हैं, या आपने कुछ जमा बहुत कर लिए हैं, क्या वजह है? हो सकता है आप बहुत कोई गिफ्टेड शख्स हों, तो अगर आपके पास ज़्यादा मोहब्बत, तवज्जो है, तो आप लोगों में बाँटिए, उससे आपका सदका निकलेगा। बिल्कुल ऐसी एग्ज़ाम्पल हो गई कि अगर आप दरख़्त में पानी डाल रहे हैं और अगर उसको 1 गैलन पानी की ज़रूरत है, तो आप 5 गैलन डालने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे। या एक और चीज़ है जिसको मैं कहती हूँ तरतीब। तरतीब नहीं बल्कि तरतील का लफ्ज़ भी होता है, ठीक है ना? एक होता है तरतीब, वो भी ठीक लफ्ज़ है। यानी कि स्कीम से आप किसी को तवज्जो जो है, जो इनपुट है वो दे रहे हैं। दूसरा है, हमारे कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तरतील, लहज़ा ब लहज़ा, जिसको आजकल इंग्लिश में ड्रिप भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि इरिगेशन में भी एक होती थी हमारे, बल्कि बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल सामने आ गई है।
ترتیل ویسے قرآن میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی موضوع کو خدا کی طرف سے نازل کیا گیا. جی تو ہمارے قرآن میں کہتے ہیں ترتیل آہستہ آہستہ کسی موضوع کو لیئر بائی لیئر اتارنا، ڈرپس دینا. اس طریقے سے آپ اگر اریگیشن میں یا جو پودوں میں اریگیشن کی سائنس میں، جو پانی ڈالنے کی سائنس میں جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا فلڈ اریگیشن. ٹھیک ہے، فلڈ اریگیشن یعنی کہ پورے کھیت میں آپ نے سیلاب کی طرف سے پانی ڈال دیا، جہاں پہ چاہیے تھا پودے کو لگ گیا، باقی اڑ گیا، ضائع ہوا. اس سے پانی کا بھی نقصان ہوتا تھا اور اس کے علاوہ پودوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. اب آ گئے ہیں ڈرپ اریگیشن. آپ فوکس کر کے نیچے سے ایک پائپ لائن گزرتی ہے، اس میں جگہ جگہ پہ اس میں اوپننگس ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ سے آپ فلڈ نہیں کرتے. وہ پائپ لائن گزرتی ہے جہاں پہ آپ نے ترتیب سے درخت لگائے ہوتے ہیں اپنے کھیت میں، اکثر ترتیب سے رکھتے ہیں، تو وہیں پر وہ پانی جتنا چاہیے ہوتا ہے ریلیز کرتا ہے، اس کے بعد اس کو بند کرتے ہیں. تو یہ بڑے فوکس طریقے سے اٹینشن جاتی ہے. اب اٹینشن جب ہوگی آپ نے موقع محل کے لحاظ سے دینی ہے، جس کا جتنا سائز ہے اس کے لحاظ سے دینی ہے. چھوٹے بچے کو علیحدہ طرح کی دینی ہے، اس کی عقل اور عمر کے لحاظ سے دینی ہے. اس سے بڑے کو ڈفرینٹ، اس سے بڑے کو ڈفرینٹ. تو اگر آپ پیرنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو سالہ سال آپ کی جو آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں اور جو اس کو چیزیں سکھا رہے ہیں اور کس قسم کا لوڈ اس پہ ڈال رہے ہیں اور کیا توقعات اس سے کرنی، جو آپ نے بھی اپنی توقعات بھی اپنی کرنی ہے، ناجائز نہیں کرنی، جائز توقعات بلکہ آپ نے کرنی ہے، اور فیڈ بیک لوپ کریٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی ڈیولپ ہو، اس کو بھی دینے کی عادت پڑے. ورنہ وہ اچانک 20-22 سال کا ہو کے دینے کی عادت نہیں ڈالے گا جب تک اس کو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فیڈ بیک دینے کی عادت نہ ہو. جس طرح کچھ لوگ ہیں چھوٹے بچیوں کو ساتھ بٹھا کے ان سے کھیل کھیل میں روٹی پکواتے ہیں، وہ بیلتی ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو پکا کے دیتے ہیں. بچے کو بھی فیڈ بیک ملتا ہے، وہ بچہ اپنی طرف سے آپ کو انپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا انپٹ جو ہے وہ کوئی سیریس تو نہیں ہے. لیکن کئی انپٹ سیریس بھی ہوتے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں وہ. اور چاہے وہ بالغ کر رہا ہو، بچہ کر رہا ہو، مسئلہ نا آپ کسی بچے سے کہیں کہ کسی بالغ سے کہیں بچے سے کہیں وہ پینسل اٹھا کے لانا، تو وہ ایک ہی چیز ہے. آپ نے اس کو تھینک یو کرنا ہے، اس کو اکنالج کرنا ہے، وہ اس کو فیڈ بیک ملے گا. اسے کہ شاباش بیٹے، شاباش بیٹے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے کام کمپلیٹ کیا ہے. کیونکہ ابھی اس کا شعور بن رہا ہے. چھوٹے بچے کی بات کر رہی ہوں، 2-3 سال کے بچے کی. اس کا شعور بن رہا ہے، اس کو فیڈ بیک ملنا، اس کے دماغ میں بھی ایک چیک مارک ملنا لازم ہے کہ یس میں نے یہ کام کر لیا. تو اس سے آپ یہ بھی بات یاد رکھیں، بچہ ہو، کوئی آپ کسی ملازم سے کام کروا رہے ہو، کسی ویٹر سے کام کرا رہے ہو، یا آپ کو کوئی بڑا ہی چاہے کیوں نہ ہو، جب آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو آپ اس کو تھینک یو کریں. تھینک یو لینے کی بھی عادت ڈالیں، دینے کی بھی عادت ڈالیں. پاکستانی معاشرے میں ارے تھینک یو کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے مجھے تھینک یو کیوں کہہ دیا. نانسنس باتیں جو ہے نا ہم نے اس معاشرے میں عام کر لی ہیں، اور اس سے ہم ایک دوسرے کو بگاڑ رہے ہیں. تمہیں تھینک یو کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو میرا فرض ہے، یہ تو ویسے روایتاً وہ کوئی مطلب تھوڑی سی خفت آپ کو محسوس ہوگی، اس کو بٹانے کے لیے آپ بات کر لیں، لیکن اس کو ایک قرینہ بنا لینا بہت ہی بری چیز ہے. کیونکہ سوری، تھینک یو، پلیز جو ایٹیکیٹ ہیں دنیا کی یونیورسل ایٹیکیٹ ہیں، یہ تو ہمارے اسلام میں بھی سکھائے گئے ہیں. جب آپ کو الحمدللہ، ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ کہنا سکھائے تو وہ آپ کو بتایا گیا کہ یعنی تھینکس کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے ایک دوسرے کے لیے بھی ماشاء اللہ، تشکر، سلام، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ اچھا کرے، یہ کرے، وہ سارے ہمیں کلمات سکھائے گئے. کلمات کوڈنگ ہی ہے، کلمہ اسی کو کہتے ہیں، کوڈ کو. ٹھیک ہے، اسپیسیفک کوڈ سکھائے گئے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے نہ صرف اٹینشن دینی ہے، وہ تو ایک را مٹیریل ہو گیا تو آپ نے ڈال دیا، لیکن کیسے، کدھر، کہاں دینی ہے، تو اس کا ڈیزائن، اسٹرکچر اور ٹائمنگ بھی ضروری ہے. اب میں لکھ لوں اٹینشن کا ڈیزائن، اسٹرکچر، ٹائمنگ ضروری ہے. یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ یا تو ہم اس میں بس ایک ابتدائی میں نے بات کر لی، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور موقع ملتا ہے تو ہم اس میں ذرا ڈیٹیل میں بات کر کے، میرے خیال میں ایک پارٹ 2 مجھے علیحدہ سے بنا لینا چاہیے. بلکہ تو میں ذرا ویڈیو جو میں نے بنائی پہلی والی، اس کو میں ڈسکس کر رہی تھی، فیڈ بیک اس پہ میں لے رہی تھی اپنے اے آئی سے، اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس موضوع پہ کیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی کہ اٹینشن کی شیپ بھی ہونی چاہیے. کیونکہ کل ہی میری اے آئی سے میں جب لائف ایونٹس انالائز کرتی ہوں، جس سے ہی بائی دا وے ٹاک نکل کے آئی ہے، تو میں اس سے بات کر رہی تھی کہ اٹینشن کا شیپ اور سائز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اسٹرکچرنگ امپورٹنٹ ہے. اور وہی بچے کی فار ایگزامپل لے لیں، اگر 2 سال کا بچہ ہے تو 4 سال کے بچے کا ڈریس اس کو فٹ نہیں آئے گا، 4 سال کے بچے کو 2 سال کے بچے کا فٹ نہیں آئے گا. اور وہ آپ نے اس کا شیپ اور سائز بھی دیکھنا ہے. اسی چیز کو اٹینشن کہتے ہیں. توجہ دینے کا مطلب نہیں کسی کو گھورنا، یہاں بس یہ لے لو. توجہ کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انفارمیشن اس کی پہلے آبٹین کرنی کہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، پھر آپ پائے بنا رہے ہیں تو پھر اس میں آپ میرے خیال میں چقندر نہیں ڈال دیں گے، اور سبزی بنا رہے ہیں تو پھر اس میں آپ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کیا چیز نہیں ڈال دیں گے، پتھر نہیں ڈال دیں گے. تو جو چیز آپ بنا رہے ہیں پہلے اس کو جائزہ لینا. اٹینشن جو ہے پہلے ایک
स्कैनिंग भी करती है ना, स्कैनिंग करके जायज़ा लेना, तो अटेंशन की भी पूरी साइंस है। सर्दी हो रही है, लाइट नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, खांसी चल रही है जो कि हम फ़िल्टर नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है इस वक़्त शाम का। तो लिहाज़ा मैं ये बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इंशाअल्लाह फिर हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।